गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द सोल्जर। इस पोएम का नाम है द सोल्जर। आप सैनिकों के बारे में जानते ही होंगे कि सैनिक अपने देश के प्रति कितना निष्ठावान होते हैं और देश के लिए वे कुछ कर गुजरने तथा खुद को बलिदान चढ़ा देने के लिए तैयार होते हैं। उन्हीं में से एक थे रपर्ट ब्रुक, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा, इस पोएम को लिखा द सोल्जर। सचमुच यह पोएम अपने देश से एक सैनिक कितने प्यार करते हैं उस प्यार को दर्शाया गया है। अगर आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो सचमुच आपको सैनिकों के प्रति गहरा प्रेम उभरेगा। तो आपसे पर्सनली मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस पोएम को ज़रूर पूरा देखेंगे और यह पोएम निश्चित रूप से आपको बढ़िया लगेगा, मज़ेदार लगेगा। और जब अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को इस पोएम को ज़रूर शेयर करेंगे। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरे अपने छात्रों से कि आप इस पोएम को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि यह पोएम वायरल हो और सभी लोग इसे पढ़ें और जानें एक सैनिक अपने देश के लिए कितना समर्पित होते हैं। हमें भी सैनिकों से प्यार होना चाहिए और उनके प्रति हमें समर्पित होना चाहिए, क्योंकि सैनिक हैं तो हमारे देश हैं। तो इन्हीं के बारे में रपर्ट ब्रुक ने इस पोएम में लिखा है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाएं इस पोएम को पढ़ते हैं, देखते हैं और सैनिक के प्यार को जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषय की तैयारी बहुत ही सुपर करा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा पोएम द सोल्जर। द सोल्जर। Poem The Soldier is written by Rupert Brooke. So first of all, we will read about Rupert Brooke. Rupert Brooke was born in 3 August 1887 and died 23 April 1915. रपर्ट ब्रुक का जन्म 3 अगस्त 1887 और मृत्यु 23 अप्रैल 1915 को हुआ था। He was born in a well-to-do academic family. उनका जन्म एक अकादमिक परिवार में हुआ था। वेल टू डू एकेडमिक फैमिली का मतलब हुआ अकादमिक परिवार, यानी शिक्षित परिवार में हुआ था। हिज फादर वाज हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। उनके पिताजी रग्बी स्कूल में एक गृहिणी थे। वेयर रपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, जहां रपर्ट को रजाओं के कॉलेज कैम्ब्रिज में जाने से पहले शिक्षित किया गया था। W. Yeats, the famous poet, described him as the handsomest young man in England. W. Yeats प्रसिद्ध कवि ने उन्हें इंग्लैंड में सबसे सुंदर युवक के रूप में वर्णित किया है। He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior. He assumed a symbolic role. उन्होंने एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाई। That eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior, जो अंततः एक युवा और सुंदर योद्धा के रूप में बदल गई। He died of septicemia on April 23, 1916 off the island of Lemnos in the Aegean on his way to a battle at गैलीपोली। 23 अप्रैल 1915 को गैलीपोली में लड़ाई के रास्ते में एजियन के लेमनस द्वीप पर सेप्टिसेमिया से उनकी मृत्यु हो गई। सेप्टिसेमिया का मतलब हुआ ब्लड पॉइजनिंग, यानी जब वो युद्ध पर थे तो द्वीप पर ही, लेमनस द्वीप पर इनको कोई कीड़ा काट लिया जिससे इनके ब्लड में पॉइजनिंग हो गया और इनकी मृत्यु ब्लड पॉइजनिंग अर्थात सेप्टिसेमिया से हो गई।
ब्रुक इज रिमेंबर एज ए वार पोएट। ब्रुक को एक युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। हु इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती चरण में देशभक्ति के लिए प्रेरणा जगाने का कार्य किया था। His reputation chiefly rests on 5 war sonnets, of which The Soldier is undoubtedly the best and the most anthologist. उनकी प्रतिष्ठा का मुख्य विषय रहा है सोनेट्स, जिसमें सोल्जर सबसे प्रमुख रहा है। यानी उन्होंने क्या किया है, सबसे ज़्यादा सोनेट्स लिखा है। सोनेट्स एक प्रकार का कविता होता है जिसमें मात्र 14 लाइन होता है, और उन सभी कविताओं में जो हम लोग सोल्जर पढ़ने जा रहे हैं, यह कविता सबसे अच्छा और सबसे अनोखा है। यानी जो हमारे कवि रॉबर्ट ब्रुक हैं, ये अपने सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं, और इन सारे सोनेट्स कविताओं में सबसे अनोखा और अच्छा है आपका द सोल्जर। द सोल्जर एक प्रकार का सोनेट्स है, और सोनेट्स का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इसमें मात्र 2 स्टेंजा होता है। फर्स्ट स्टेंजा में 8 लाइन्स एंड सेकेंड स्टेंजा में 6 लाइन्स होता है। आप गिन सकते हैं और देख सकते हैं। प्रथम 8 लाइन्स को ऑक्टेट्स और अंतिम 6 लाइन्स को सेप्सेट्स कहा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पोएम सोनेट्स द सोल्जर। इस सोनेट्स का प्रथम लाइन है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर सोम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन सेल्ड दैट इज फॉर ईव और इंग्लैंड। कवि कहते हैं इफ आई शुड डाई, बोलते हैं कि यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में केवल यह सोचना, दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर ईव और इंग्लैंड, वह जगह जहां मेरी मृत्यु होगी, वह सरजमी, वह धरती हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। कवि कह रहे हैं कि जिस जगह पर इस सैनिक की मृत्यु हो जाएगी, वह जगह इंग्लैंड का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अगली लाइन में कवि क्या बताते हैं कि कैसे वह जगह इंग्लैंड का हो जाएगा। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड। कवि बोल रहे हैं कि इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। उन तत्वों में एक तत्व शामिल है मिट्टी भी। तो बोल रहे हैं कि जब इस सैनिक की मृत्यु होगी, तो जिस देश में मरेगा उस देश की मिट्टी में इस सैनिक का जो शरीर है समाहित हो जाएगा। यानी एक रिचर देश का मिट्टी दूसरे देश के मिट्टी में मिल जाएगा, अतः वह मिट्टी हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, यानी कंसील्ड हो जाएगा, दफन हो जाएगा। इस शरीर का जो मिट्टी है दूसरे देश की मिट्टी में समाहित हो जाएगा, अतः वह जो जगह है इंग्लैंड का हो जाएगा। ए डस्ट हु इंग्लैंड बोर सेप्ट मेड अवेयर। अब यहाँ कवि बता रहे हैं कि कौन सी मिट्टी दूसरे देश की मिट्टी में मिलेगी, उसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बोल रहे हैं ए डस्ट, एक धूलकन, हु इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, सेप्ट आकार दिया, मेड अवेयर, और उसे जागरूक बनाया, अवेयर बनाया, वह मिट्टी दूसरे देश की मिट्टी में जाकर के कंसील्ड हो जाएगी, मिल जाएगी। गिव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेज टू रोएम। बता रहा है कवि कि गिव वंस हर फ्लावर टू लव हर वेज टू रोएम, यानी इंग्लैंड ही क्या किया, उसे फ्लावर दिया प्यार करने के लिए, और वे रास्ते दिए जिससे वह टहलता है, घूमता है, फिरता है। अर्थात इंग्लैंड ने ही कवि को क्या किया, चलना फिरना सिखाया, उस सैनिक को चलना फिरना सिखाया और प्यार करना सिखाया। वे सारी धुलकन मिट्टी
जिससे उनके बॉडी का निर्माण हुआ है उसका कण कण इंग्लैंड से बना हुआ है, इस बात को वे जताना चाहते हैं और यही कण कण दूसरे देश की मिट्टी में जाकर के मिल जाएगी। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, ये जो जिस्म है इंग्लैंड का है, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, ए बॉडी इंग्लैंड का है, जिस्म इंग्लैंड का है, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और यह इंग्लिश एयर इंग्लैंड के ही हवाओं में सांस लेती है, वॉश्ड बाय द रिवर, और इंग्लैंड के नदियों द्वारा इस बॉडी को धोया गया है, ब्लेस्ड बाय सन ऑफ द होम, और घर के सूरज द्वारा इसे आशीष दिया गया है, इसे आशीर्वाद दिया गया है, और यह शरीर किसी और देश में जाकर काउंसिल हो जाएगा, अतः वह मिट्टी इंग्लैंड का हो जाएगा। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल विल सेड अवे, और सोचो, एंड थिंक, और सोचो, दिस हार्ट, इस हृदय से, ऑल विल सेड अवे, सारी बुराइयां दूर हो जाएगी। कई बोल रहे हैं कि जब मैं दूसरे देश के मिट्टी में मिल जाऊंगा तो सोचो इस शरीर में जो भी बुराइयां होगी वे क्या होगी, अलग हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ए पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस, सदा रहेगी, सोच में हलचल नहीं होगी कम। कभी बोल रहे हैं कि मेरे मरने के बाद भी लोगों के सोच में हमेशा ये हलचल बना रहेगा, ये कभी कम नहीं होने वाला है। गिव्स समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन, कहीं ना कहीं याद दिला देती है इंग्लैंड की वे बातें। गिव्स समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन, जो इंग्लैंड ने हमें दिया वे बातें कभी न कभी मुझे याद दिला देती हैं, और मेरे जाने के बाद भी हम तो लोगों के माइंड में हलचल सा बना रहेंगे। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, एंड लाफ्टर लॉन्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। कवि कह रहा है कि मरने के बाद जब वह इंग्लिश हेवन में जाएगा, इंग्लिश स्वर्ग में चला जाएगा, तो वहाँ पे जो ये दोस्तों से हंसना सीखा है, जेंटलनेस जो विनम्रता सीखा है, और जो इंग्लैंड से साइट्स वहाँ का दृश्य देखा है, वहाँ का आवाज़ें सुनी है, वे एक स्वप्न सा दिखाएंगे, खुशी लाएंगे और उसके हृदय में पीस, शांति जगाएंगे। अतः उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही सोचना है कि कभी जहाँ मरेगा, यानी ये सैनिक जहाँ मरेगा उस जगह का जमीन जो है इंग्लैंड का हो जाएगा, और वह हमेशा हेवन में भी खुश रहेगा, इन दृश्यों का नज़ारा देखता रहेगा। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि एक सैनिक, एक योद्धा हमेशा अपने देश के प्रति समर्पित होता है तथा उसके कण कण में, रग रग में देशभक्ति समाया हुआ होता है, और वह सैनिक देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमारा कविता यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यदि आपको यह वीडियो, यह कविता अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं एक नया कविता पढ़ाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके।